नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की एक नए अध्याय परमाणु की संरचना उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आप लोग परमाणु की संरचना के संबंध में कुछ आवश्यक बातें जानें, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है और ये परमाणु अविभाज्य होता है, ऐसा उस समय के वैज्ञानिकों का कहना था। खासकर जॉन डाल्टन ने कहा था। लेकिन आगे आने वाले प्रयोग और आने वाले वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है और इससे भी छोटे छोटे कण होते हैं। क्यों होते हैं, इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो आइए, क्रियाकलाप बहुत ही साधारण है। आपको एक बैलून लेना है और इस बैलून को अपने बालों में रगड़ना है और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कुछ आपको लेने हैं। और देखिए, इस बैलून को अपने बाल पे थोड़ी देर के लिए रगड़िए और रगड़ने के पश्चात जब इस बैलून को आप कागज़ के पास लाएंगे तो देखते हैं कि कागज़ जो है इससे चिपक जा रहा है। नहीं चिपक रहा है तो कुछ और देर तक इसको रगड़ना होगा। ज़्यादा देर तक थोड़ा रगड़ेंगे, इससे ज़्यादा इस पर कुछ आवेश उत्पन्न होंगे और आवेश उत्पन्न होने के कारण यह देखिए चिपक जाएगा। देखिए आप, चिपक रहा है, इससे चिपक रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ कागज़ चिपक रहा है। तो ऐसा छोटे छोटे कागज़ क्यों चिपक रहे हैं, इसको लेकर वैज्ञानिकों के बीच में कौतूहल हो गई कि पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु हैं, फिर भी इस प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जा रहे हैं। इसी प्रकार का और कुछ प्रयोग भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक यह कहने में सक्षम हुए कि परमाणु जो सबसे पदार्थ का छोटा कण है वह विभाज्य है और उससे भी छोटे छोटे कण होते हैं। देखते हैं। तो अध्याय 4 में परमाणु की संरचना की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की है, उसके गुण क्या होते हैं और उसकी संरचना कैसी है। इन सब को लेके बड़ा कौतूहल बना हुआ था और उनके कौतूहल को शांत करने के लिए वैज्ञानिक अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे थे और उन प्रयोगों के आधार पर वह अपने अपने तर्क दे रहे थे। देखते हैं क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले जब दो वस्तुओं को रगड़ा गया, जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, एक बलून को बाल में जब रगड़ते हैं या फिर सूखे हुए कंघे को भी बाल में रगड़ते हैं और उसे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। यह आकर्षण आवेश के कारण होता है और रगड़ के कारण उनमें विद्युत आवेश आता है। उस समय के लोग सोच रहे थे यह आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है, कहाँ से आता है, और इनका जवाब तब उन लोग को मिला जब यह साबित हो गया कि परमाणु विभाज्य है और वह आवेशित कणों से बना हुआ है। तो परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। इनमें प्रमुख हैं गोल्डस्टीन और टॉमसन। सर्वप्रथम 1886 में
गोल्डस्टीन ने एक शीशे के ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया ये अगले स्लाइड में आप देखिए कि एक शीशे के ट्यूब में कैथोड और एनोड दो धातु के पतले पत्थर को जोड़ दिया गया। जो आपको दाईं तरफ पिक्चर दिखाई दे रही है उसको ध्यान से देखिए, और उन दोनों धातु के पत्थर को बैटरी से जोड़ दिया गया। वो धातु जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, उसका नाम कैथोड दिया गया, और जो धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उसका नाम एनोड दिया गया। और इस ग्लास ट्यूब में एक गैस भरी गई जिसका कि प्रेशर काफ़ी कम था, बहुत कम प्रेशर पे है, और जब बैटरी को जोड़ने के बाद स्विच ऑन किया गया तो देखा गया कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही है और वह किरणें निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। ये किरणें कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इनका नाम कैथोड रे रखा गया। जब इन किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि यह किरणें धनावेशित किरणें हैं, क्योंकि जब इनके मार्ग में धन आवेश और ऋण आवेश वाले दो अलग अलग धातु के टर्मिनल जोड़ दिए गए तो यह किरणें ऋण आवेशित धातु के तरफ मुड़ गई। इससे यह पता चलता है कि कैथोड से निकलने वाली किरणें धनावेशित किरणें थी। और इस प्रकार से इन किरणों के सहायता से टॉमसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सेटअप कुछ इसी तरीके से लगाया और यहाँ पर उन्होंने प्रेशर को और भी लो कर दिया तो देखा कि एनोड से भी कुछ किरणें निकल के कैथोड की तरफ जा रही। चूँकि ये किरणें एनोड से निकल रही थी इसलिए इनका नाम एनोड रे रखा गया। और जब इन किरणों के गुण धर्म को अध्ययन किया गया तो यह पाया कि यह किरणें ऋण आवेशित किरणें थी। अब परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। यदि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता तो ये किरणें परमाणुओं के कणों के बौछार के रूप में अगर निकलती तो यह निगेटिव या पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं मुड़ती, परंतु इन दोनों किरणों ने अपना अपना गुण धर्म के अनुसार कैथोड किरणें निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई और एनोड किरणें पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। आगे चलकर जे टॉमसन ने इन पॉजिटिव रे और कैथोड रे इनका नाम इलेक्ट्रॉन, टॉमसन ने एनोड रे का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। और चूँकि गोल्डस्टीन इन किरणों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाए थे, सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसी किरणें निकलती है। बाद में उनका अध्ययन रदरफोर्ड ने किया और रदरफोर्ड ने इन किरणों को नाम प्रोटॉन दिया। तो इस प्रकार से जो धनावेशित किरणें थी उनको प्रोटॉन नाम दिया गया और जो ऋणावेशित किरणें थी उनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। बहुत बाद में जेम्स चैडविक ने इन दोनों किरणों के अलावा एक और तीसरे प्रकार के कण न्यूट्रॉन की भी खोज की जो विद्युत उदासीन था। वह इलेक्ट्रिक फील्ड में या विद्युतीय फील्ड में, विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी तरह ना धनावेश की तरफ मुड़ता था न ऋणावेश की तरफ मुड़ता था। तो इस प्रकार से लोगों को यह ज्ञात हुआ कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और इन कणों के निकलने के कारण ही, आवेशित कणों के निकलने के कारण ही
वस्तुएं एक दूसरे से संपर्क में आती हैं, एक दूसरे से चिपकती हैं। जैसे बलून को बाल पर रगड़ा गया तो कुछ आवेशित कण उत्पन्न हुए, कुछ आवेश उत्पन्न हुए और वह ट्रांसफ़र हो गया बैलून में, और वे आवेशित कण छोटे छोटे कागज को अपनी तरफ खींच ले रहे थे। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणें यानी कि जे टॉमसन ने कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन कह दिया और कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया। जैसे रॉबर्ट ई मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है इसकी गणना की, और गणना की तो पाया कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में बहुत हल्का है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। इसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने जो अपनी खोज की उसको आगे बढ़ाते हुए रदरफोर्ड ने उन धनावेशित किरणों का नाम प्रोटॉन रखा। आइए देखिए, प्रोटॉन एनोड किरणें हैं, इन्हीं को कैनाल किरणें भी कहा गया और सबसे पहले ई गोल्डस्टीन ने इनके बारे में बताया, परंतु बहुत ज़्यादा इनके बारे में व्याख्या ना कर पाने के कारण फिर रदरफोर्ड ने इन किरणों की व्याख्या की और बताया ये किरणें प्रोटॉन हैं, यानी कि एनोड किरणें प्रोटॉनों के प्रवाह हैं। प्रोटॉन के कुछ तथ्य देखिए, प्रोटॉन पर आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसी के बराबर है, परंतु यहाँ चिन्ह विपरीत है। यहाँ पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही कूलम चार्ज था, लेकिन वहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक था, अर्थात जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के तुलना में ज़्यादा है। ये 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है, नगण्य मानते हैं। प्रोटॉन की तुलना में भी इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। इस प्रकार से इन सब प्रयोगों से यह पता चल रहा था कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं। बाद में और भी जब प्रयोग हुआ तो उससे जेम्स चैडविक ने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक अन्य कण मौजूद है जो ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक आवेश वाला है, यह विद्युत उदासीन है और इसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। देखिए, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको आगे की स्लाइड पे दी जा रही है, इसको देखिए आप। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बोरॉन इत्यादि की अल्फा कणों के साथ भिड़ंत करवाई और इसके कारण एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध की। जेम्स चैडविक ने इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं।
हाइड्रोजन का जब हम सूत्र देखते हैं तो हाइड्रोजन का संकेत है H और हाइड्रोजन गैस H2 होता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। अब जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु की चर्चा करते हैं तो उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन, मैंने कहा कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है। जैसा कि अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों की अगर हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है। इसलिए किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो उस परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनकी गणना करने के पश्चात उनके द्रव्यमान को गणना करते हैं और वही उन परमाणु का द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से लोगों को यह पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य होते हैं और परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उसमें 3 मुख्य कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चर्चा करते हुए अब लोगों के सामने यह समस्या थी कि इस बात की पुष्टि तो हो गई कि परमाणु के नाभिक में या परमाणु के अंदर 3 कण हैं छोटे छोटे, लेकिन अब यह कण कहाँ व्यवस्थित हैं इसकी चर्चा भी होनी आवश्यक थी। तो आइए देखिए कैसे इस पर लोगों ने आगे चर्चा की, इसको हम लोग देखते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इन कणों के व्यवस्थित होने की चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा के क्रम में वो परमाणु किस प्रकार से बना है इसकी चर्चा हो रही थी, अर्थात परमाणु की संरचना की चर्चा हो रही थी। इस परमाणु की संरचना में डाल्टन का जो सिद्धांत था कि परमाणु अविनाशी और अविभाज्य होते हैं, इस सिद्धांत को पूरी तरीके से त्याग दिया गया और इस बात पर चर्चा होने लगी कि परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत कर दिया था और यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों का वर्णन किया, उनका प्रस्तुतिकरण किया। कुछ मॉडल जो आपकी कक्षा में पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है, वो परमाणु मॉडल आपके सामने आ रहे हैं, देखिए इनको। तो मुख्यतः 3 प्रकार के परमाणुिक मॉडल आपके कक्षा में पढ़ने हैं। पहला मॉडल थॉमसन का है, थॉमसन का परमाणुिक मॉडल है। दूसरा रदरफोर्ड ने दिया, उसका परमाणुिक मॉडल है। और उससे कुछ अलग हटके नील्स बोर का एक परमाणु मॉडल आपके कक्षा में पढ़ना है। तो हम 9वीं कक्षा में थॉमसन का परमाणुिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणुिक मॉडल और बोर का परमाणुिक मॉडल का अध्ययन करेंगे। थॉमसन का मॉडल, जिसको कि हम लोग तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और थॉमसन का कहना था धनात्मक घेरे में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, परंतु
आगे आने वाले कुछ प्रयोगों और उनके निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है और धनात्मक आवेश कम स्थान घेरता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा केंद्रक बहुत ही छोटा होता है। तीसरे वैज्ञानिक बोर, नील्स बोर आए। उन्होंने भी एक परमाणु का मॉडल दिया और उनके परमाणु के मॉडल के अनुसार उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए कुछ नई बातों को बताया। उन नई बातों में इलेक्ट्रॉन का कोशों में वितरण, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से परमाणु के चारों तरफ उपस्थित रहते हैं, 2n² का नियम दिया। संयोजकता कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन का वर्णन किया, उन पर चर्चा किया। और KLMN 4 प्रकार के कोश होते हैं, इनका भी वर्णन किया। तो यहाँ पर एक आपको संक्षेप में बताया गया है कि 3 प्रकार के परमाणुविक मॉडल, थॉम्सन का परमाणुविक मॉडल, रदरफोर्ड का और बोर का मॉडल है। अब आगे आने वाले कक्षाओं में, आगे आने वाले स्लाइड्स में, वीडियो में आप देखेंगे एक एक करके कि थॉम्सन का मॉडल विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां रह गई, उन कमियों को उन्हीं के स्टूडेंट नील्स बोर ने किस प्रकार दूर किया और इस प्रकार से नील्स बोर का भी एक परमाणु मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। परंतु बच्चों, वर्तमान समय में और भी कई प्रकार के मॉडल दिए गए हैं और क्वांटम मॉडल अभी सबसे प्रचलित मॉडल है। परंतु क्वांटम मॉडल आपके सिलेबस से आगे की चीज़ है, तो क्वांटम मॉडल का अध्ययन आप 11th-12th क्लास में करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम अपनी चर्चा थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर मॉडल तक ही रखेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में आप इनकी भी चर्चा सुनेंगे। धन्यवाद।